Good morning, students. I am Jaydev Kumar from KBC RPM Mokama Ghat. Let's continue our topic liberalization. Okay, students, previous वीडियो में हम लोग लिबरलाइजेशन के कुछ फीचर्स को डिस्कस कर चुके हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि व्हाट इज लिबरलाइजेशन एंड फीचर्स ऑफ लिबरलाइजेशन। फीचर्स ऑफ लिबरलाइजेशन में स्टूडेंट्स हम इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स को डिस्कस कर चुके हैं, जिसे आपको मैंने बताया इसे न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी कहा जाता है। ओके, एंड सेकेंड टॉपिक हम लोग डिस्कस किए थे स्टूडेंट फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, जिसमें हमने फाइनेंशियल मार्केट्स से रिलेटेड रिफॉर्म्स को पढ़ा था। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो आरबीआई था, अभी तक जो फाइनेंशियल मार्केट्स का, वित्तीय बाजारों का कंट्रोलर था, रेगुलेटर था, उसको अब गवर्नमेंट ने फैसिलिटेटर बना दिया। यानी अब तक फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड जो भी डिसीजंस हुआ करते थे, वो चाहे रेट ऑफ इंटरेस्ट से लेकर हों, चाहे इन्वेस्टमेंट से लेकर हों, या मनी सप्लाई को लेकर हों, सारे डिसीजंस कौन लेता था? आरबीआई लेता था। और बाकी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे, वित्तीय संस्थाएं, चाहे वो बैंक हों, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हों, चाहे वो मर्चेंट्स बैंक हों, या अदर इंस्टीट्यूशन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हों, वो आरबीआई के डिसीजंस को फॉलो करते थे। यानी आरबीआई फाइनेंशियल मार्केट्स का, वित्तीय बाजारों का कंट्रोलर भी था, यानी नियंत्रक भी था, और रेगुलेटर यानी नियामक भी था। लेकिन 1991 में जब इंडिया में क्राइसिस पीक पे पहुंच गया, तो इंडियन गवर्नमेंट ने जो रिफॉर्म्स अडॉप्ट किए, जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 को अडॉप्ट किया, उसमें फाइनेंशियल सेक्टर में भी, फाइनेंशियल मार्केट्स में भी कुछ रिफॉर्म्स देखने को मिले। जैसे आरबीआई को गवर्नमेंट ने अब फैसिलिटेटर बना दिया। यानी जो आरबीआई कभी कंट्रोलर और रेगुलेटर हुआ करता था, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद आरबीआई क्या हुआ? एक फैसिलिटेटर बन गया। इसका मतलब क्या था कि जो अब वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे, वो बहुत सारे डिसीजन अब खुद से ले सकते थे। उन्हें आरबीआई से परमिशन लेने की ज़रूरत, अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया इंडिया में प्राइवेट बैंक ओपन करने का परमिशन मिल गया, चाहे वो अब्रॉड का प्राइवेट बैंक हो या इंडियन प्राइवेट बैंक हो, दोनों ही तरह के बैंक को ओपन करने का, इस्टेब्लिश करने की परमिशन इंडिया में दे दी गई। ठीक है। बैंक्स में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट था, उसकी लिमिट को, बैंक्स में फॉरेन इन्वेस्टमेंट की लिमिट को बढ़ाकर 74% कर दिया गया। 74% कर दिया गया। ठीक है। साथ ही साथ जो वित्तीय बाजार थे, फाइनेंशियल मार्केट्स थे, स्टॉक एक्सचेंज थे, स्टॉक बाजार थे, जिसे हम शेयर बाजार भी कहते हैं, उनमें एफडीआई और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को भी इन्वेस्टमेंट करने को परमिट कर दिया गया। तो ये बहुत सारे फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स थे, जिसे 1991 की पॉलिसी में अडॉप्ट किया गया था। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अब हमारा जो नेक्स्ट रिफॉर्म्स है, नेक्स्ट सेक्टर है, उसका नाम है टैक्स रिफॉर्म और फिस्कल रिफॉर्म्स। ओके, तो स्टूडेंट्स देखिए, टैक्स रिफॉर्म से तो क्लियर आपको एक आइडिया लग रहा होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। यानी टैक्स क्या है, व्हाट इज टैक्स? ओके, टैक्स
is a compulsory payment which made by public to government without any रिटर्न। यानी टैक्स क्या है? टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट है जो पब्लिक अपनी गवर्नमेंट को बिना किसी रिटर्न के पेमेंट करती है। यानी कंपलसरी पेमेंट है, इससे बचा नहीं जा सकता। ऐसा पर्सन जो टैक्सेबल है, जिस पे टैक्स इम्पोज किया जा सकता है, उसको वो टैक्स गवर्नमेंट को कंपलसरी पेमेंट करना ही होगा, जिसके बदले गवर्नमेंट उसे कोई भी रिटर्न नहीं देगी। क्लियर? तो टैक्स से यानी टैक्स पेमेंट, यानी गवर्नमेंट जो टैक्स इम्पोज कर रही थी, उन टैक्स सिस्टम में रिफॉर्म किया गया, या हम कह सकते हैं फिस्कल रिफॉर्म। फिस्कल रिफॉर्म मीन्स, फिस्कल क्या है स्टूडेंट? गवर्नमेंट एक पॉलिसी अडॉप्ट करती है जिसे क्या कहा जाता है? फिस्कल पॉलिसी कहा जाता है। तो अब बात यहां आती है कि व्हाट इज फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, तो फिस्कल, अगर हम बात करें फिस्कल पॉलिसी की, तो फिस्कल पॉलिसी मीन्स अ पॉलिसी, या हम कह सकते हैं गवर्नमेंट पॉलिसी which concern with government's taxation policy system, and public एक्सपेंडिचर पॉलिसी। यानी फिस्कल पॉलिसी हम किसे कहते हैं? फिस्कल पॉलिसी एक ऐसी गवर्नमेंट की एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें गवर्नमेंट अपने टैक्सेशन सिस्टम को और अपनी पब्लिक एक्सपेंडिचर, यानी एक ऐसी पॉलिसी जिसमें गवर्नमेंट अपने टैक्स से रिलेटेड और अपने खर्चे से रिलेटेड प्लान करती है, एस्टिमेशन करती है, उसे क्या कहा जाता है? फिस्कल पॉलिसी कहा जाता है। यानी हम सिंपल बोल सकते हैं फिस्कल पॉलिसी इज कंसर्न विद टैक्सेशन पॉलिसी एज वेल एज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पॉलिसी। यानी फिस्कल पॉलिसी क्या है? ये ऐसी पॉलिसी है जो गवर्नमेंट के टैक्सेशन सिस्टम और गवर्नमेंट के पब्लिक एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है। तो अब हम यहां देखिए क्या पढ़ रहे हैं? फिस्कल रिफॉर्म्स, यानी फिस्कल पॉलिसी रिफॉर्म्स, या हम कह सकते हैं टैक्स रिफॉर्म्स। हिंदी में क्या कहेंगे इसे? कर सुधार या राजकोषीय नीति। ठीक है, यानी यहां पर ज्वाइंटली दो पॉलिसीज में एक साथ रिफॉर्म्स किए गए। यानी गवर्नमेंट ने अपनी टैक्सेशन पॉलिसी को भी इंप्रूव किया, रिफॉर्म किया, और गवर्नमेंट ने अपने एक्सपेंडिचर पॉलिसी में भी रिफॉर्म किया। जब दोनों में एक साथ रिफॉर्म किए गए तो इसे क्या कहा गया? टैक्स रिफॉर्म्स या फिर फिस्कल रिफॉर्म्स। ओके, देखिए यहां यही लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, टैक्स रिफॉर्म्स और फिस्कल रिफॉर्म्स कंसर्न विद गवर्नमेंट्स टैक्सेशन पॉलिसी एज वेल एज एक्सपेंडिचर पॉलिसी विच आर कलेक्टिवली नोन एज फिस्कल पॉलिसी। यानी टैक्स रिफॉर्म और फिस्कल रिफॉर्म किससे कंसर्न थे?
गवर्नमेंट का जो अपनी टैक्सेशन पॉलिसी थी और गवर्नमेंट की जो अपनी एक्सपेंडिचर पॉलिसी थी, इन्हीं दो पॉलिसीज में जो रिफॉर्म किए गए उन्हें क्या कहा गया? टैक्सेशन रिफॉर्म्स और फिजिकल रिफॉर्म्स। और टैक्सेशन पॉलिसी एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पॉलिसी के कंबाइंड ग्रुप को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? फिजिकल पॉलिसी कहा जाता है। क्लियर है? तो अब देखिए फिजिकल पॉलिसी में क्या क्या रिफॉर्म किए गए। अगर स्टूडेंट्स हम टैक्स की बात करें तो आपको पहले भी मैं कई बार बता चुका हूं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्स, वन डायरेक्ट टैक्स एंड सेकेंड इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है? इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स आर दोज टैक्स, डायरेक्ट टैक्स are those tax which imposed on individual's income or company's profit। क्लियर? यानी डायरेक्ट टैक्स आर दोज टैक्स विच इज इम्पोज्ड ऑन इंडिविजुअल्स इनकम और कंपनीज प्रॉफिट। क्लियर है? ऐसे टैक्स जो किसी व्यक्ति की इनकम या कंपनी के प्रॉफिट पर इंपोज किए जाएं उन्हें हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। एंड indirect tax are those tax which is imposed on sale or purchase of goods and services। क्लियर? डायरेक्ट टैक्स आर दोज टैक्स विच इज इम्पोज ऑन सेल और परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी इनडायरेक्ट टैक्स कौन से टैक्स होंगे? ऐसे टैक्स जो किसी गुड्स या सर्विसेज की सेल या परचेज पर इंपोज किए जाएंगे, वो क्या होंगे? इनडायरेक्ट टैक्स होंगे। क्लियर है? बिल्कुल यहाँ पर क्लियर रहिएगा, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स। मैं कई बार बता चुका हूं, क्वेश्चन भी पूछा जाता है कभी कभी 1 या 2 नंबर में, 3 मार्क्स में। समझ गए? तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, लिख लीजिए। डायरेक्ट टैक्स आर दोज टैक्स विच आर imposed on individuals income or companies profit। indirect tax are those tax which are imposed on sale or purchase on goods and services। बिल्कुल करेक्ट, इससे इजी और लैंग्वेज नहीं हो सकती। ठीक है? तो वहीं यहां देखिए यही चीज यहां बताई गई है, देयर आर 2 टाइप ऑफ टैक्स, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स आर दोज टैक्स विच आर इम्पोज्ड ऑन इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स एज वेल एज प्रॉफिट ऑफ कंपनीज। क्लियर है डायरेक्ट टैक्स में? ठीक है? सिंस अब देखिए हुआ क्या, डायरेक्ट टैक्स से लेकर क्या हुआ। ठीक है? अब देखिए यहां पर एक चीज मैं और क्लियर कर दूं स्टूडेंट, अगर डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स है तो ये 2 जगह इंपोज किया जाएगा। एक इनकम ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, एंड सेकेंड प्रॉफिट ऑफ कंपनी। 2 ही जगह बताया मैंने, या तो इंडिविजुअल की इनकम पर इंपोज होगा या फिर कंपनी के प्रॉफिट पर इंपोज होगा। ठीक है?
अब जब भी डायरेक्ट टैक्स किसी इंडिविजुअल की इनकम पर इम्पोज किया जाता है तो हम इसे क्या कहेंगे? इनकम टैक्स कहेंगे, इनकम टैक्स। ठीक है। और जब भी डायरेक्ट टैक्स कंपनी के प्रॉफिट पर इम्पोज किया जाएगा तो हम इसे क्या कहते हैं? कारपोरेट टैक्स या कारपोरेशन टैक्स, दोनों बोलते हैं। हिंदी में इस इनकम टैक्स को आयकर कहा जाता है और कारपोरेट या कॉरपोरेशन टैक्स को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? निगम कर। ठीक है, निगम कर कहते हैं इसको। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कभी कभी पूछ लिया जाता है व्हाट इज कारपोरेट टैक्स, व्हाट इज इनकम टैक्स। क्लियर है? तो ये तो आपको टैक्स की बात बताई। अब देखिए इनमें रिफॉर्म्स क्या किए गए। रिफॉर्म्स यानी सिंस 1991 there has been continuous reduction in income tax because it felt, ये महसूस किया गया that high rate of income tax is an important reason for tax evasion। टैक्स इवेजन क्या होता है? टैक्स इवेजन को हिंदी में कहा जाता है कर चोरी। ठीक है, कर की चोरी करना। क्योंकि क्या है? टैक्स कंपलसरी पेमेंट है, गवर्नमेंट को किया जाता है पब्लिक द्वारा। लेकिन अब मान लीजिए कोई पर्सन है 5 लाख इनकम अर्न करता है, 5 लाख इसकी इनकम है। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने क्या किया, इस पे 1 लाख का टैक्स लगा। एग्जाम्पल, ऐसा होता नहीं, एग्जाम्पल दे रहा हूं, 1 लाख का इसने टैक्स लगा दिया तो इस पर्सन के पास अब कितना पैसा बचेगा? क्योंकि 1 लाख इसे कंपलसरी गवर्नमेंट को देना, तो 4 लाख बचेगा। ठीक है, यानी 1 लाख का इसको लॉस हो गया। तो पर्सन क्या करता है, ये दिखाता ही नहीं है कि उसकी इनकम कितनी है, 5 लाख है। वो बोलता है हमारी इनकम 1 लाख है, 4 लाख इनकम को छिपा जाता है, नहीं बताता, डिक्लेयर नहीं करता। और जब इनकम 1 लाख डिक्लेयर करता है, जब 5 लाख नहीं, अब क्या होगा? नो टैक्स, इसे कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। तो क्या हुआ? एक्चुअल में इसकी इनकम 5 लाख थी लेकिन इसने डिक्लेयर कितनी की? 1 लाख। 4 लाख चोरी कर ली, छिपा ली, जिसपे से टैक्स देना नहीं पड़ा। यानी इसने कर की चोरी कर ली। जो कर इसे गवर्नमेंट को देना चाहिए उस कर से ये बच गया, उस कर को इसने थेफ्ट कर लिया, चुरा लिया। और ये क्यों था? अगर यही कर, मान लीजिए स्टूडेंट्स, पर्सन की इनकम ओनली 5 लाख थी और इसे मान लीजिए कर देना होता 10,000 ही या 20,000, तो क्या ये कर की चोरी करता? शायद नहीं करता, क्योंकि कर देने के बाद भी इसके पास 4,80,000 रुपए बच जाते हैं। तो कर की चोरी, यानी ये स्टैटिकली प्रूफ है स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि जितना हाई रेट ऑफ टैक्स होगा, जितना ज़्यादा टैक्स लगाया जाएगा, कर की चोरी उतनी ही ज़्यादा होगी। और जब कर की चोरी ज़्यादा होगी, इसका मतलब गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम होगा। तो अगर गवर्नमेंट को अपनी रेवेन्यू बढ़ानी है तो उसको कर की चोरी रोकनी पड़ेगी। और अगर कर की चोरी रोकनी है तो जो रेट ऑफ टैक्स है, यानी टैक्स रेट को क्या करना होगा? रिड्यूस करना पड़ेगा। और आफ्टर 1991 देयर हैज बीन कंटिन्यूअस रिडक्शन in income tax because it felt that high rate of income tax is an important reason for tax evasion। यानी 1991 के बाद क्या रिफॉर्म किया गया? कंटिन्यूअस इनकम टैक्स के रेट को कम किया गया, क्योंकि ये सबको लगने लगा था कि टैक्स के रेट जितने ज़्यादा होंगे लोग उतनी ही ज़्यादा टैक्स की चोरी करेंगे। इसलिए 1991 के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने एक रिफॉर्म किया और इनकम टैक्स के रेट को कंटिन्यू घटाने लगी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कारपोरेट टैक्स की। कारपोरेट टैक्स, द रेट ऑफ कारपोरेट टैक्स विच वाज वेरी हाई अर्लियर,
हैज़ बीन ग्रेजुअली रिड्यूस्ड। जो शुरुआत में यानी जो कारपोरेट टैक्स था, कंपनीज के प्रॉफिट पे लगने वाला जो टैक्स था, उसके बहुत ज़्यादा रेट हाई थे, बहुत हाई रेट था। तो क्या हुआ, यहाँ भी कर की चोरी होगी। कंपनियां अपनी जितनी इनकम हो रही है नहीं दिखाएंगी, या हो सकता है कोई कंपनी हाई टैक्स पेमेंट करने की वजह से इन्वेस्टमेंट करने को ही तैयार ना हो। समझ रहे हैं? तो कंपनी इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए, उनकी कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए, इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए गवर्नमेंट ने कंपनीज के प्रॉफिट पे लगने वाले टैक्स यानी कारपोरेट टैक्स को भी कंटिन्यू रिड्यूस किया। ठीक है। और इन द नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स हो गए दोनों, यानी इनकम टैक्स के रेट्स को भी कम किया गया और कारपोरेशन टैक्स को भी कम किया गया। इन द ऑर्डर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म, इनडायरेक्ट टैक्सेस के रिफॉर्म्स में जीएसटी इज द मोस्ट रिलीवेंट एग्जाम्पल। अभी अगर हम देखें तो जीएसटी सभी अच्छे से जानते हैं और ये टैक्स सेक्टर का सबसे अच्छा रिफॉर्म्स का एक एग्जाम्पल है जो गवर्नमेंट ने जुलाई 2017 से अब अडॉप्ट कर लिया है। जबकि जीएसटी की कहानी बहुत पहले से 2005 से चली आ रही है, उससे भी पहले चली आ रही है, लेकिन फाइनली 2017 यानी 2017 में हमने इस रिफॉर्म्स को भी अडॉप्ट कर लिया। और देखिए यहाँ लिखा भी है, इन द ऑर्डर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म जीएसटी इज एन मोस्ट रिलीवेंट एग्जाम्पल टू facilitate the establishment of a common national market for goods and services. Indian Parliament passed a law in 2016 and this law came into effect from July 2017। यानी एक कॉमन इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए कॉमन मार्केट बनाने के लिए, कॉमन मार्केट को फैसिलिटेट करने के लिए इनडायरेक्ट टैक्स के रिफॉर्म्स में जीएसटी सबसे बड़ा रिफॉर्म माना जा सकता है, जिसे एक कॉमन मार्केट तैयार करने के लिए हमारे पार्लियामेंट ने 2016 में एक एक्ट पास किया, जीएसटी एक्ट पास किया, जो एक्ट 2017 जुलाई से इफेक्ट में आ गया। तो ये क्या थे, ये टैक्स रिफॉर्म्स थे, यानी फिस्कल पॉलिसी रिफॉर्म्स थे या फिस्कल रिफॉर्म्स की बात हम लोगों ने की कब, 1991 में। ओके स्टूडेंट, तो आई होप आप टैक्स रिफॉर्म यानी फिस्कल रिफॉर्म्स को अब समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट रिफॉर्म लिबरलाइजेशन में, हमारी इकोनॉमी को लिबरल बनाने में जो नेक्स्ट रिफॉर्म किया गया उसका क्या नाम था, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स, यानी विदेशी विनिमय सुधार। और विदेशी विनिमय सुधार क्यों? क्योंकि हमें पता है कि 1990 में इंडिया में जो बीओपी क्राइसिस हुआ था, बताया था भी प्रीवियस लेक्चर में भी हमने बीओपी क्राइसिस की बात की थी। हमारा बीओपी इतना ज़्यादा इम्बैलेंस हो गया कि हमारे पास जो फॉरेक्स रिजर्व था यानी फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व बचा हुआ था वो हमारे नेक्स्ट 15 डेज के इंपोर्ट्स पेमेंट के लिए इनफ नहीं रहा। इतना बीओपी क्राइसिस में हो गया, इतने इंपोर्ट्स हमारे बढ़ गए। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम से इमीडिएट सॉल्यूशन करने के लिए, इस प्रॉब्लम को इमीडिएट सॉल्व करने के लिए, ताकि हम अपने जो इम्बैलेंस इन बीओपी है इसको कंट्रोल कर सकें, इंडियन रुपी का डिवैल्यूएशन कर दिया गया, डिवैल्यूएशन कर दिया गया। ठीक है, तो अब यहां पर स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन आपके सामने आता है कि व्हाट इज डिवैल्यूएशन, डिवैल्यूएशन क्या है। ठीक है, तो डिवैल्यूएशन स्टूडेंट्स देखिए, अगर हम डिवैल्यूएशन को अलग अलग लिखें तो एक है डी, दूसरा है वैल्यूएशन,
वैल्यूएशन। वैल्यूएशन मीन्स क्या है? मात्रा का मेजर करना वैल्यूएशन कहलाता है। और डी यानी क्वांटिटी, मात्रा को, वैल्यू को कम कर देना क्या कहलाता है? डिवैल्यूएशन कहलाता है। अगर आपको याद होगा हम लोगों ने फॉरेन एक्सचेंज रेट पढ़ा था मैक्रो इकोनॉमिक्स में। वहाँ पर मैंने बताया था कि अगर आप $1 खरीदने के लिए ₹50 का पेमेंट करते हैं तो डॉलर की फॉर्म में रुपए की वैल्यू कितनी होगी? यानी ₹50 की वैल्यू $1 की बराबर होगी। इसी को वैल्यूएशन ऑफ इंडियन करेंसी अगेंस्ट यूएस करेंसी कहा जाता है। समझ गए? यानी $1 की वैल्यू कितनी है? ₹50 के बराबर है, या हम कह सकते हैं ₹50 की वैल्यू $1 के बराबर है। दोनों बातें सेम हैं। $1 इज इक्वल टू ₹50 और ₹50 इज इक्वल टू $1। दोनों की वैल्यू यहाँ सामने आपको दिख रही है। $1 की वैल्यू कितनी है? ₹50 के बराबर है। ₹50 की वैल्यू कितनी है? $1 के बराबर है। सिंपल सा। अब देखिए, आपको वहां बताया था कि ये जो एक्सचेंज रेट हमने लिखा कि $1 इज इक्वल टू ₹50, ये 3 तरह से हम लोगों ने बताया था। ये क्या बताया आपको? 3 तरीके से मैंने बताया था कि ये कैसे डिटर्मिनेट होता है। पहले मैंने आपको बताया फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, जिसमें गवर्नमेंट अपनी करेंसी की वैल्यू खुद से फिक्स कर देती है। ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, जिसमें करेंसीज की वैल्यू मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंग डिटरमाइंड होती है। और तीसरा मैंने आपको बताया था मैनेज्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, जिसमें करेंसीज की वैल्यू डिटरमिनेट तो मार्केट फोर्सेस से होती है, लेकिन टाइम टू टाइम गवर्नमेंट क्या करती है? इसमें इंटरवीन करती रहती है। डिस्टर्बेंस जब भी जरूरत होती है गवर्नमेंट आके उसको मैनेज करती है। यही बोला था। ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बताया एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब गवर्नमेंट क्या करती है कि मान लीजिए मार्केट फोर्सेस से 2 करेंसीज की वैल्यू डिसाइड हुई, यानी $1 इज इक्वल टू ₹50। ये मार्केट वैल्यू, ये जो करेंसीज की वैल्यू है मार्केट फोर्सेस से डिटरमाइंड हो गई। अब गवर्नमेंट क्या करती है कि खुद से अनाउंस करती है कि हम जैसे मान लीजिए हम बात कर रहे हैं इंडियन करेंसी की, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ बात किसकी करेंगे? इंडियन करेंसी की। अब गवर्नमेंट चाहती है कि हम अपनी करेंसी को सस्ता कर दें, यानी हम अपनी करेंसी की वैल्यू को कम कर दें। तो गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि अब जो आज मार्केट में $1 इज इक्वल टू ₹50 है, यानी ₹50 की वैल्यू $1 के बराबर है, हम इसे अब रुपए की वैल्यू को घटाते हैं। और जब रुपए की वैल्यू घटेगी स्टूडेंट्स, तो $1 बराबर 50 होगा, 50 से कम होगा या ज़्यादा? 50 तो नहीं होगा, क्योंकि हम घटाने बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो घटे बढ़ेगा। तो अगर रुपए की वैल्यू घटाती है गवर्नमेंट, तो 50 से ज़्यादा होगा कि कम? अगर आप ये सोच रहे हैं कि कम होगा तो आपका आंसर गलत है। यहाँ पर 50 से ज़्यादा होगा, यानी बोल देती है इंडियन गवर्नमेंट कि अब $1 बराबर ₹50 नहीं होंगे, बल्कि ₹70 होंगे। तो देखिए $1 की वैल्यू बढ़ गई है कि घट गई है? डॉलर की वैल्यू बढ़ गई है, या हम कह सकते हैं इंडियन रुपीस की वैल्यू कम हो गई है। क्यों? क्योंकि पहले जब आप इंडियन रुपी से $1 परचेस करते थे, खरीदते थे, तो आपको केवल ₹50 देने होते थे। अब उसी डॉलर को खरीदने के लिए आपको ₹70 देने पड़ेंगे। तो देखिए इंडियन करेंसी की वैल्यू क्या हुआ? घट गया।
लेकिन अगर गवर्नमेंट इस तरह से अनाउंस करती है कि मार्केट में जो डिसाइड हुआ है $1 इज इक्वल टू 50 रुपी, अब गवर्नमेंट कहती है कि हम अपनी करेंसी की वैल्यू को बढ़ाएंगे और गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि आज की डेट से $1 50 के बराबर नहीं बल्कि 40 रुपए के बराबर होगा। तो ये देखिए रुपए की वैल्यू बढ़ गई है। पहले $1 को खरीदने में आपको 50 रुपए लगते थे, अब उसी डॉलर को खरीदने में आपको केवल 40 रुपए देने हैं। यानी डॉलर के अगेंस्ट में इंडियन रुपीस की वैल्यू क्या हुई, बढ़ गई। तो स्टूडेंट्स, जब भी कोई गवर्नमेंट विदेशी यानी फॉरेन करेंसी के अगेंस्ट में अपनी डोमेस्टिक करेंसी को की वैल्यू को कम कर देती है तो इसे क्या कहा जाता है, डिवैल्यूएशन कहा जाता है। समझ गए? जब भी गवर्नमेंट फॉरेन करेंसी के कंपैरेटिवली डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को कम कर देती है तो इसे क्या कहा जाता है, डिवैल्यूएशन कहा जाता है। और जब भी कोई गवर्नमेंट अपनी करेंसी की वैल्यू को फॉरेन करेंसी के कंपैरिजन में इंक्रीज कर देती है, अपनी करेंसी की वैल्यू को इंक्रीज कर देती है तो इसे क्या कहा जाता है, एप्रिसिएशन कहा जाता है। एप्रिसिएशन कहा जाता है, डिवैल्यूएशन और एक एप्रिसिएशन। समझ गए? तो यहां पर हमने वर्ड एप्रिसिएशन यूज नहीं किया है। क्यों? क्योंकि हमें अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। ठीक है, तो क्या करना होगा, हमें डिवैल्यूएशन करना होगा। कैसे करना होगा मैं अभी बताता हूं आपको। ठीक है, प्रॉब्लम हमारी क्या थी, प्रॉब्लम थी हमारी क्राइसिस इन बीओपी। क्राइसिस इन बीओपी था, हमें इस बीओपी की क्राइसिस को दूर करना था। ठीक है, हमारे आउटफ्लो ज्यादा थे, यानी हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे थे। तो करेंसी आउटफ्लो होगी ना, इंपोर्ट के लिए हम पेमेंट करेंगे, पेमेंट यानी आउटफ्लो। और अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे तो क्या होगा, करेंसी का इनफ्लो होगा। तो हमारे आउटफ्लो ज्यादा थे, इनफ्लो कम थे, इसलिए बीओपी में क्राइसिस हो गया। तो हमें क्या करना था, अपने आउटफ्लोज को कम करना था, इनफ्लोज को बढ़ाना था, यानी हमें एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना था। और एक्सपोर्ट कब बढ़ेंगे, जब सस्ते होंगे तो या महंगे होंगे तो। आई थिंक आप सोच रहे होंगे जब एक्सपोर्ट हमारे सस्ते होंगे तो हमारे इंपोर्ट्स बढ़ेंगे। बिल्कुल करेक्ट है। अगर हमारे इंपोर्ट सस्ते हैं तो फॉरेन कंट्रीज में हमारे एक्सपोर्ट्स की डिमांड ज़्यादा होगी और एक्सपोर्ट हमारे बढ़ेंगे, जिससे क्या होगा, हमारे इकोनॉमी में फॉरेन करेंसी का इनफ्लो बढ़ेगा और हमारा बीओपी की क्राइसिस धीरे धीरे ठीक होगी। क्लियर? तो इसी इनफ्लो को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, हमारी इंडियन करेंसी जो थी उसका डिवैल्यूएशन कर दिया, उसकी वैल्यू को फॉरेन करेंसी के कंपैरिजन में कम कर दिया। ठीक है, अब देखिए जब वो डिवैल्यूएशन हो गया, ठीक है, अब देखिए डिवैल्यूएशन से एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेंगे, कैसे एक्सपोर्ट बढ़ेंगे तो इनफ्लो बढ़ेगा। तो अब हम देखते हैं डिवैल्यूएशन से एक्सपोर्ट बढ़ेंगे कैसे। मान लीजिए स्टूडेंट्स, $1 बराबर क्या था, ₹50 था। यानी कोई भी पर्सन, मान लीजिए यूएसए से कोई पर्सन है, ठीक है, तो इंडिया से ट्रेडिंग करने आता है और इंडिया से मान लीजिए एक पेन इंपोर्ट करता है।
जब यूएसए का पर्सन एक पेन इंपोर्ट करेगा तो वो पेन हम क्या कर रहे होंगे, एक्सपोर्ट कर रहे होंगे ना। यानी हम यूएसए के पर्सन को एक पेन बेच रहे हैं जिसकी कीमत कितनी है, 100 रुपये है। तो ऐसी सिचुएशन में स्टूडेंट्स वो पर्सन जो 100 रुपये का पेन है, जो 100 रुपये का पेन है, कितने डॉलर हमें देगा, $2 देगा और इसे परचेज कर लेगा। ठीक है, ये तो ही नॉर्मल बात। अब हमने क्या किया, डिवैल्यूएशन कर दिया। डिवैल्यूएशन कर दिया यानी हमने अपनी करेंसी की वैल्यू को कम कर दिया। और कम कितना कर दिया, मान लीजिए हमने कर दिया $1 इज इक्वल टू 100 रुपीज। 100 रुपीज कर दिया ना, 100 रुपीज कर दिया। अब देखिए इसी पेन को परचेज करने के लिए जो पहले यूएसए का पर्सन हमसे पेन खरीद रहा था, वो एक पेन को खरीदने के लिए कितने डॉलर दे रहा था हमें, 2। लेकिन हमने डिवैल्यूएशन कर दिया अपनी करेंसी का, यानी हमने अपनी करेंसी की वैल्यू को कम कर दिया। पहले $1 को खरीदने में 50 रुपए लगते थे, अब $1 को खरीदने में 100 रुपए लगेंगे। यानी अगर वो हमें $1 देगा तो उसके $1 की वैल्यू अब कितनी होगी, 100 रुपए के बराबर होगी। तो अगर अब वही पर्सन इस पेन को खरीदता है तो वो हमें कितने डॉलर देगा, सिर्फ $1 देगा। $1 ही देगा ना। तो देखिए पहले वो पर्सन कितने डॉलर दे रहा था हमें, 2। अब वो उसी पेन के लिए जब हमने अपनी करेंसी का डिवैल्यूएशन कर दिया, ये देखिए डिवैल्यूएशन कर दिया, तो उसी सेम पेन को खरीदने के लिए उसे कितना पेमेंट करना हो रहा है स्टूडेंट्स, $1। देखिए हमारे डिवैल्यूएशन करने से हमारे एक्सपोर्ट सस्ते हो गए, सस्ते हो गए ना। और जब एक्सपोर्ट सस्ते होंगे यानी कोई भी कमोडिटी सस्ती हो जाएगी तो मार्केट में उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। और देखिए यहाँ हमारे एक्सपोर्ट डिवैल्यूएशन से क्या हुए, सस्ते हो गए। तो अब इंटरनेशनल मार्केट में हमारी जो पेन है, हमारी जो कमोडिटीज़ हैं, डिवैल्यूएशन की वजह से सस्ती हो जाएंगी और मार्केट में उनकी डिमांड बहुत बढ़ जाएगी। मीन्स हमारे एक्सपोर्ट इंक्रीज कर जाएंगे, एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे। और जैसे ही हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा स्टूडेंट्स, क्या होगा, इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी भी इंक्रीज कर जाएगा। और जब हमारा फॉरेन करेंसी का इनफ्लो इंक्रीज करेगा तो जो बीओपी की क्राइसिस है स्टूडेंट्स, वो अपने आप ही धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगी। तो इसी बीओपी क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए, इस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के स्टोर को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, इमीडिएटली उस समय के लिए हमारी मनी जो थी इंडियन करेंसी की वैल्यू को अदर इंटरनेशनल करेंसी के कंपैरिजन में उसकी वैल्यू को घटा दिया, यानी इंडियन करेंसी का डिवैल्यूएशन कर दिया। और रिजल्ट क्या हुआ, दिस लीड एन इंक्रीज इन द इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यानी हमारी इकोनॉमी में इस डिवैल्यूएशन से क्या हुआ, फॉरेन करेंसीज का इनफ्लो इंक्रीज हुआ। इट इज आल्सो डिसाइडेड दैट वैल्यू ऑफ इंडियन रुपीज डिटर्मिनेट इन द फॉरेन एक्सचेंज इन मार्केट नॉट बाई गवर्नमेंट। और साथ ही साथ ये भी डिसाइड किया गया कि जो अब फॉरेन करेंसी डॉलर, येन, पाउंड, इनके कंपैरिजन में जो इंडियन करेंसी का एक्सचेंज रेट डिसाइड होगा वो मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंग होगा, नॉट बाय गवर्नमेंट। यानी फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स में 2 बड़े काम किए गए, इमीडिएट सॉल्यूशन क्राइसिस इन बीओपी, यानी बीओपी की क्राइसिस से इमीडिएट निपटने के लिए इंडियन
गवर्नमेंट ने इंडियन करेंसी में डिवैल्यूएशन किया। दूसरा रिफॉर्म क्या किया गया, इंडियन रुपी का जो एक्सचेंज रेट है उसको मार्केट बेस कर दिया गया, गवर्नमेंट के डिटर्मिनेशन से उसे बाहर कर दिया गया। तो ये दो एक्सचेंज रेट या हम कह सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स के दो बड़े रिफॉर्म्स की बात की गई। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारा है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, यहाँ ट्रेड मीन्स क्या है स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल ट्रेड। यहाँ ट्रेड मीन्स है इंटरनेशनल ट्रेड। ओके, यानी हम इससे क्या कह सकते हैं, फॉरेन ट्रेड भी कह सकते हैं, फॉरेन ट्रेड। क्लियर। अब देखिए फॉरेन ट्रेड या फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी से रिलेटेड क्या रिफॉर्म्स किए गए। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, विद द एम ऑफ प्रमोट द एफिशिएंसी ऑफ लोकल इंडस्ट्रीज एंड एडॉप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट सेक्टर वाज इनिशिएटेड इन 1991। अगर आप ध्यान से देखें समझें तो हमने इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बैन किया हुआ था, कोई फॉरेनर इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता था। साथ ही साथ फॉरेन के साथ या जो फॉरेन कंपनीज हैं उनके साथ हम लोगों ने ट्रेड को क्लोज किया हुआ था, जिससे हम फॉरेन इंडस्ट्रीज के कम्युनिकेशन में नहीं थे। और इसका हमारे पास लॉस क्या था, जब हम इन फॉरेन इंडस्ट्रीज के फॉरेन कंट्रीज के कनेक्शन में नहीं थे तो हमारे पास जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी हमें इनसे मिल सकती थी, जो हम परचेज कर सकते थे, हमारे इंडस्ट्रीज में उस मॉडर्न टेक्नोलॉजी का अब्सेंस था, अभाव था। और जिसकी वजह से हमारी जो इंडस्ट्रीज थी वो बहुत इफिशिएंटली काम नहीं कर रही थी। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करने के लिए, अपने इंडस्ट्रीज को वर्ल्ड इंडस्ट्रीज से कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए, उनसे कुछ सीखने के लिए हमने क्या किया, अपने ट्रेड, फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ में भी रिफॉर्म्स किया। हमने फॉरेन कंट्रीज़ को, हमने फॉरेन इंडस्ट्रीज़ को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ इंडिया में इनवाइट किया और उनके साथ अपने ट्रेड रिलेशनशिप को या ट्रेड एक्सचेंजेस को प्रमोट किया, जिसके 1991 में सबसे ज़्यादा रिफॉर्म्स इनिशिएट किए गए। वही यहाँ लिखा है स्टूडेंट, देखिए, विद द एम ऑफ द प्रमोट द एफिशिएंसी ऑफ लोकल इंडस्ट्रीज। लोकल इंडस्ट्रीज यानी हमारी जो लोकल इंडस्ट्रीज थी उनको प्रमोट करने के लिए और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए 1991 में इन्वेस्टमेंट, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट सेक्टर में भी लिबरलाइजेशन पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया। हम जानते हैं टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज इंडिया वाज अडॉप्टेड क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट्स। हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं कि अपनी इंडस्ट्रीज को, लोकल इंडस्ट्रीज को हमने प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किए थे, क्वांटिटेटिव मेजर्स, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस को अडॉप्ट किया था। इंपोर्ट्स पर टैरिफ लगाना शुरू किए थे, इंपोर्ट्स पर कोटा लगाना शुरू किया ताकि लोग ज़्यादा इंपोर्ट्स ना कर सकें, इंडियंस ज़्यादा इंपोर्ट्स ना कर सकें बाय कीपिंग हाई टैरिफ्स। बहुत ऊंचे टैरिफ रेट के साथ हमने क्या किया, क्वांटिटेटिव मेजर्स, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस को अडॉप्ट किया था, विच इफेक्ट स्लो ग्रोथ रेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग यानी इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था उसकी ग्रोथ बहुत ही कम हो पाई। ठीक है, इन दिस ऑर्डर इंडिया लिबरलाइज्ड देयर ट्रेड पॉलिसी थ्रू फॉलोइंग मेजर्स। और जब ये सारी सिचुएशन आई कि हमारी इंडस्ट्रीज, हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहे थे, अपनी कैपेसिटी का यूज़ नहीं कर पा रहे थे, उनके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ नहीं थी, तो इन सभी प्रॉब्लम्स से निपटने के लिए
इंडियन गवर्नमेंट ने फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट सेक्टर में भी लिबरलाइजेशन पॉलिसी को 1991 में अडॉप्ट किया। और इस लिबरलाइजेशन में कौन कौन से स्टेप्स, कौन कौन से रिफॉर्म्स किए इंडियन गवर्नमेंट ने, देखिए सबसे पहला क्या था, अबोलिशमेंट ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट, यानी जितने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर क्वांटिटेटिव मेजर्स लगाए थे, टैरिफ, ट्रेड, कोटा जो भी लगाया था, उन सबको एबोलिश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, ताकि हमारी इकोनॉमी वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ कॉम्पिटिट कर सके, एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो सके। दूसरा, रिडक्शन ऑफ टैरिफ रेट्स, जो हमने हाई रेट्स पे टैरिफ इम्पोज किए हुए थे, उन हाई रेट्स को रिड्यूस किया गया, कम किया गया। नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ लाइसेंसिंग प्रोसीजर्स फॉर इंपोर्ट्स, जो पहले तो हमने इंपोर्ट्स पर टैरिफ लगाए थे, कोटा लगा के उनको प्रतिबंधित किया था, इसके साथ साथ ही हमने ये भी डिक्लेयर किया था कि जो इंपोर्टर्स हैं, जो लोग इंपोर्ट करेंगे, वो लोग क्या करेंगे, पहले गवर्नमेंट से लाइसेंस लेंगे, उसके बाद ही इंपोर्ट्स करेंगे। लेकिन 1991 में क्या हुआ, जो इंपोर्ट्स के लिए, इंपोर्ट करने के लिए जो लाइसेंस लेना पड़ता था, उस लाइसेंस पॉलिसी प्रोसीजर को भी ख़त्म कर दिया गया। लेकिन एक्सेप्ट हैजार्डस एंड एनवायरमेंटली सेंसिटिव इंडस्ट्रीज, लेकिन जो इंपोर्ट्स लाइसेंसिंग को ख़त्म किया गया, बिल्कुल ख़त्म नहीं किया गया स्टूडेंट्स, ऐसे जो हैजार्डस आइटम्स थे, हमारे इन्वायरमेंट को प्रदूषित करने वाली जो इंडस्ट्रीज थी, केवल अब उन्हीं के इंपोर्ट्स पर लाइसेंस लेना कंपलसरी किया गया। बाकी जो इको फ्रेंडली हैं, जो किसी तरह से हार्म नहीं थे हमारे ह्यूमन के लिए, इन्वायरमेंट के लिए, उनसे इंपोर्ट लाइसेंस का प्रोसीजर ख़त्म कर दिया गया। एंड नेक्स्ट, एक्सपोर्ट ड्यूटीज हैज़ बीन रिमूव्ड to increase the competitive position of Indian goods international market। और हम जो अपने एक्सपोर्ट्स पर ड्यूटीज़ लगा रहे थे, टैक्स लगा रहे थे, उन टैक्स को भी गवर्नमेंट ने हटा दिया, ताकि इंडियन कमोडिटीज़, इंडियन गुड्स इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर सके। तो ये कुछ मेजर्स थे, ये कुछ पॉलिसीज, एफर्ट्स थे, जिनकी हेल्प से इंडियन गवर्नमेंट ने स्टूडेंट्स फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट सेक्टर में रिफॉर्म्स अडॉप्ट किए। तो स्टूडेंट्स, अब हम लिबरलाइजेशन के सारे सेक्टर्स के रिफॉर्म्स को डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स, जिसमें हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स को पढ़ा, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स को पढ़ा, फिर यहाँ हमने टैक्स और फिस्कल सेक्टर रिफॉर्म्स को पढ़ा, और इसके बाद हम लोगों ने स्टूडेंट्स फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स की बात की, और लास्ट हम लोगों ने फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट सेक्टर रिफॉर्म्स की बात की। यहाँ पर इन सभी रिफॉर्म्स को डिस्कस करते हुए स्टूडेंट्स हमारा लिबरलाइजेशन का टॉपिक अब फिनिश हो गया है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, नोट्स तैयार कीजिए, कोई प्रॉब्लम, कोई कन्फ्यूज़न है मेरे साथ शेयर कीजिए, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, जब लिबरलाइजेशन से रिलेटेड 2 वीडियोस मैंने दिए, दोनों के PDF कंटेंट, जो कंटेंट दिया है, जब आप नोट्स तैयार कर लें तो पूरे कंटेंट को एक बार दोबारा रीड कर लेंगे, तो एक क्लियर इमेज आपके माइंड में बन जाएगी। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम बात करेंगे प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की। ओके, थैंक यू।